गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसा कि आपको पता है कि कल आपकी इतिहास की त्रैमासिक परीक्षा है, तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं और इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और इसके सभी डिस्कशन को अच्छे से सुनिए ताकि आपके एग्जाम में इससे जो भी प्रश्न है आप उसको आसानी से हल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस वस्तु से बनी हुई थी। वो जो हड़प्पा सभ्यता में मुहरें पाई गई वो किस धातु की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारी बातें जानते हैं पहले। तो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो इसका काल जानना है। तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड, तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का बात करें तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसकी बाउंड्री की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का बाउंड्री का बात करें तो इसके उत्तर में है मांडा, उत्तर में मांडा, और ये मांडा आता है आपका चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी। दूसरा पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। अगला है दक्षिण, इसका दक्षिणी क्षेत्र है दैमाबाद, दैमाबाद। दैमाबाद बोले तो ये प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे। अगला पश्चिम का बात करें तो इसके पश्चिम में है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये अफगानिस्तान, दास्क नदी में, दास्क नदी के किनारे। अब शहर का बात करते हैं तो मांडा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और पश्चिम ये अफगानिस्तान में है। और इसमें बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता के आकार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार है ये त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे, पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता जो ये पाकिस्तान से शुरू होकर भारत के महाराष्ट्र तक जाती है और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई है, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता के आकार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस वस्तु की बनी थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थी ये हमको लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ये बना हुआ था सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज से बनी हुई थी तो वो थी सेल खड़ी। चलिए इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बनावली किस राज्य में स्थित है। ये जो बनावली हड़प्पाई स्थल है ये भारत के किस राज्य में है। तो पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता किस किस देश में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देश की बात करें तो ये पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान
और भारत और अफगानिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ है, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। और बात करते हैं ये बनावली क्षेत्र, ये किस राज्य में है? तो बनावली आपका हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में। बना पूछेगा बनावली राज्य किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हड़प्पाई क्षेत्र जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता, तो इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता था ये भारत आया था यात्रा करने के लिए। ये भारत आया। उस समय भारत पर शासक था, भारत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया गया। इब्न बतूता को काजी का पद दिया गया। और ये भारत में यात्रा करने के समय, जब ये भारत में यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था रहला। जिसका नाम था रहला। पूछेगा रहला या रिहला? रहला या रिहला किसके द्वारा लिखा गया? तो रहला या रिहला इब्न बतूता। रहला या रिहला किसके द्वारा लिखा गया? तो रहला या रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। अगला जानेंगे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मूल निवासी। ये जो मूल निवासी था ये था मूल निवासी मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का मूल निवासी था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया? आपको पता है कि हड़प्पा में जो शहरों का निर्माण किया गया था, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, हड़प्पा ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय? तो हड़प्पा थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा नगरीय सभ्यता था। और यहाँ पे जो रोड का निर्माण किया गया था ये 90 डिग्री के एंगल पे, ताकि रोड क्या हो जाए? स्वतः साफ हो जाए। तो जितना भी रोड था यहाँ पे सब कितना था? 90 डिग्री के एंगल पे बना हुआ था, ताकि रोड क्या हो जाए? स्वतः साफ हो जाए। तो ये ग्रिड की संरचना बना रहा है। किसका संरचना बना रहा है? ग्रिड का। तो हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? तो इस पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति। क्या नाम है? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा शहर ग्रिड पद्धति से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा वासी ये जो तांबा बनाए, तांबा कहाँ से लाते थे? और ये पहले जानते हैं तांबा का यूज कहाँ करते थे? हड़प्पा के लोग खोज किए थे कांसा का। हड़प्पा के लोग खोज किए थे कांसा या कांस्य का। और ये कांसा और कांस्य मिल के बनता था किससे? तो तांबा से। तांबा प्लस टीन। जब हम तांबा और टीन को मिलाते थे तो इससे कांसा बनता था। और कांसा का सबसे पहले खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। तो ये जो लोग थे तांबा लाते थे राजस्थान से। तांबा राजस्थान से लाते थे। और टीन को लाते थे अफगानिस्तान से। टीन अफगानिस्तान। हड़प्पाई लोग जो ये कांसा का निर्माण करते थे ये 2 धातु को मिलाकर बनाते थे। पहला तांबा, दूसरा टीन। तांबा जो बनाते थे वो किससे? तांबा जो लाते थे राजस्थान से और टीन लाते थे अफगानिस्तान से। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला था? तो तांबा मिल रहा था इसको राजस्थान से। तांबा कहाँ से मिल रहा था? राजस्थान से। राजस्थान में हड़प्पाई स्थल कौन कौन सा है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ है कालीबंगा। कालीबंगा
और पीली बंगा। काली बंगा और पीली बंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के मुहावरे किस वस्तु की बनी थी? तो सेलखड़ी। बनावली हरियाणा। इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इनके किताब का नाम क्या था? रहला या रिहला। हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया? तो ग्रिड पद्धति। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला? राजस्थान से। इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग, हम जानते हैं कि पीतल का खोज हो गया था पहले तांबा का खोज हुआ, फिर पीतल कांसा का खोज हो गया था हड़प्पा कालीन में। तो ये जो खोज नहीं हुआ था, एक था लोहा का। किसका खोज नहीं हुआ था? लोहा का पुराना नाम क्या था? लोहा को अन्य किस नाम से जानते थे? कृष्ण अयस्क। किस नाम से जानते हैं? कृष्ण अयस्क। किस नाम से? कृष्ण अयस्क। लोहा को किस नाम से जानते हैं? कृष्ण अयस्क। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो था लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पाई स्थल मुंडीगौक, एक हड़प्पा का स्थल है मुंडीगौक, वहां पे प्रमाण किस चीज का मिला? ये हड़प्पाई स्थल मुंडीगौक किस जगह स्थित है? तो बात करते हैं मुंडीगौक। तो ये मुंडीगौक जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंडीगौक कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। मुंडीगौक कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नहरों की सिंचाई का प्रमाण। तो कौन सा ऐसा जगह मिला जहां पे हमको नहर के द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला? तो उस स्थल का नाम है सुर्तगोई। क्या नाम है? सुर्तगोई। नहर से सिंचाई का प्रमाण कहाँ मिला? सुर्तगोई में। नहर से सिंचाई का प्रमाण सुर्तगोई में। अगला है सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार था त्रिभुजाकार। कैसा था? सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार त्रिभुजाकार। किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया? तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में पहला शहर क्या खोजा गया? हड़प्पा। और यही हड़प्पा से नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो स्थल था ये कौन खोजा? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल का खोज कौन किया? दयाराम साहनी। पूछेगा कब किया? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा शहर का खोज दयाराम साहनी ने कब किया? 1921 ईस्वी। चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो अभिलेख लिखवाने का सबसे पहले जो काम शुरू किया गया था वो अशोक के द्वारा। अभिलेख लिखवाने का सबसे पहला काम कौन शुरू किया था? अशोक। सबसे ज्यादा अभिलेख कौन लिखवाया था? अशोक। अभिलेख दो तरह का। अभिलेख कितने तरह का? एक तो पत्थर पे लिखा जाता था, एक पिलर पे। एक पत्थर पे, एक पिलर पे। तो पूछ रहा है अशोक का अभिलेख का भाषा क्या था? अभिलेख का भाषा, अभिलेख का भाषा, किसके अभिलेख का भाषा? अशोक के अभिलेख का भाषा। तो अशोक जो है सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किए थे? प्राकृत भाषा। किस भाषा का? प्राकृत भाषा। अशोक के भाषा का अभिलेख सबसे ज्यादा जो अभिलेख में भाषा लिखा गया था वो प्राकृत भाषा में था। फिर खरोष्ठी, ये खरोष्ठी लिपि हो गया, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी और अरमाइक। प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरमाइक। तो यहाँ पे ऑप्शन में आएगा आपका प्राकृत, तो प्राकृत में मार देना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तमिल महाकाव्य। प्रथम तमिल महाकाव्य क्या है? प्रथम तमिल महाकाव्य क्या है? शिलप्पाधिकारम।
प्रथम तमिल महाकाव्य क्या है? शिल्पादिकारम। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। तो सुदर्शन झील बनवाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील कौन बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मरम्मत कौन करवाया? अशोक। सुदर्शन झील का मरम्मत अशोक करवाया, फिर स्कंदगुप्त करवाया, फिर रुद्रदमन करवाया। ये सुदर्शन झील जो है ये स्थित है गिरनार गुजरात में। तो ये क्वेश्चन है कि किस शासक ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया? तो सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने वाला 3 शासक, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदमन। तो आपके एग्जाम में जो आएगा वो आएगा रुद्रदमन। तो यहाँ पे रुद्रदमन हो जाएगा इसका आंसर। तो सुदर्शन झील का मरम्मत कौन करवाया? रुद्रदमन। अब अगला है प्रयाग प्रशस्ति। तो अब जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। यही समुद्रगुप्त के प्रशंसा में एक पिलर नुमा अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किए थे, उसी को क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? तो परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? गहपति। परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? गहपति। परिवार का मुखिया गहपति। इसको याद करने का ट्रिक है घर। घर को संस्कृत में बोलते हैं गृह, और जो गृह का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? पति। तो गृहपति या गहपति। परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? गहपति। जाने का मन नहीं जा सकते। चलो अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदों की संख्या, तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा पुराण का संख्या। पुराण का संख्या 18। और पूछेगा महाकाव्य का संख्या। महाकाव्य कितना? 2। और पूछेगा क्या? उपनिषद का संख्या। उपनिषद कितना? 108। उपनिषद कितना? 108। तो वेदों की संख्या कितना है? 4। कौन कौन वेद होता है 4 को? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। दूसरा सामवेद। दूसरा सामवेद। तीसरा यजुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद। चौथा अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद। पूछेगा संगीत से कौन संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? जादू टोना और आयुर्वेद से। जादू टोना और आयुर्वेद। बोले थे नु बोला? कपूर ले लेना, उसके बाद किताब के चारों ओर घुमा देना है, तो और उसको क्या करना है? जला देना है। तो सब किताब में सब क्या आ जाएगा? दिमाग में। चलो अगला क्वेश्चन है हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा गया? हर्षचरित्र कौन था? आदमी था? हर्षचरित्र क्या था? पुस्तक का नाम था। क्या नाम? क्या है पुस्तक का नाम? हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। तो पुस्तक है तो इसको कोई लिखा होगा। पुस्तक है तो इसको क्या होगा? लिखा होगा। तो इसका लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। अब ये हर्षचरित्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। और ये हर्षचरित्र किस शासक के लिए लिखा गया? तो हर्ष से क्या आता है? हर्षवर्धन। हर्ष से हर्षवर्धन। हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो किस शासक के ऊपर लिखा गया? तो हर्षवर्धन। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला है प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? यहाँ गुप्ता आ रहा है तो मतलब गुप्त वंश। तो प्रभावती गुप्ता।
प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता। अगला है, अग्रहार भूमि किसे प्रदान किया जाता था? अग्रहार भूमि। तो अग्रहार भूमि का मतलब, जैसे पहले कोई जमीन होता था, उसमें शासक क्या करता था? किसान को जमीन देता था और उसके बदले में उससे क्या लेता था? टैक्स लेता था, अनाज लेता था टैक्स के रूप में। तो ये जो अग्रहार भूमि था, ये टैक्स फ्री भूमि था, इसमें राजा किसी से कोई कर नहीं लेता था। ये अग्रहार भूमि दिया जाता था ब्राह्मणों को। किसको दिया जाता था? अग्रहार भूमि किसको दान में मिलता था? ब्राह्मण को। अग्रहार भूमि किसको दान में मिलता था? ब्राह्मण को। अगला है चीनी यात्री हुएनसांग। ये जो हुएनसांग हैं, हुएनसांग किस सदी में भारत आए? तो हुएनसांग का बात करें तो ये किस शासक के काल में भारत आए थे? उस शासक का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हुएनसांग किसके शासक काल में भारत आए? हर्षवर्धन। हुएनसांग को यात्रियों का क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? हुएनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? हुएनसांग। यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग। हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन। ये चीन से आने वाला दूसरा यात्री था। चीन से आने वाला दूसरा यात्री। तो चीन से आने वाला पहला यात्री कौन था? पहला यात्री फाहियान। पहला यात्री कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। यात्रियों का राजकुमार किसको बोलेंगे? हुएनसांग। तो हुएनसांग किस सदी में भारत आया? यह आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन शासन कर रहा था 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं सदी। हुएनसांग किस सदी में भारत आया? 7वीं सदी। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। हुएनसांग को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। चीन से आने वाला पहला यात्री कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलो इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है, व्यापारियों का संघ क्या है? व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है? तो व्यापारियों का संघ कहलाता है श्रेणी। व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है? व्यापारियों के संघ को क्या बोलते हैं? श्रेणी। व्यापारियों के संघ को, व्यापारियों का संघ क्या कहलाएगा? श्रेणी। व्यापारियों का संघ श्रेणी। अगला है पेरिप्लस। क्या है? पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? क्या तुमको हिंदी का शब्द लग रहा है? क्या अंग्रेजी का शब्द लग रहा है? उर्दू का लग रहा है? नहीं ना, अंग्रेजी का लग रहा है ना। तो अंग्रेजी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यूनानी भाषा से। कहाँ से? तो पेरिप्लस कहाँ का भाषा है? कहाँ किस भाषा का शब्द है? यूनानी का। कहाँ का? यूनान का। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनान। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनान। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनान का। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनान का। अगला क्वेश्चन है कि आहत सिक्के किस धातु के बने थे? आहत सिक्के, आहत सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये जो आहत सिक्का है, ये 2 धातु का बना हुआ होता था। एक तो तांबा का, दूसरा चांदी का। तांबा और आहत सिक्का किस धातु का बना था? तांबा और चांदी। आहत सिक्का किस धातु का बना है? तांबा और चांदी। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनान। व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है? श्रेणी। व्यापारियों का संघ श्रेणी। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? आहत सिक्का किस धातु का बना था? तांबा और चांदी। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए? ये जो सोना का सिक्का है, ये सबसे ज्यादा, सोना का सिक्का सबसे ज्यादा कौन सा राजा जारी किया था? तो सोना का सिक्का सबसे ज्यादा जारी करने वाला राजा था कुषाण। कौन था? कुषाण। कौन जारी किया था सबसे ज्यादा सोना का सिक्का? कुषाण। कौन किया था? अगला है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? अब बताओ, ब्राह्मी लिपि में अपना अभिलेख लिखवाया कौन था?
अशोक ब्राह्मी लिपि में अपना अभिलेख लिखवाया कौन? अशोक। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। अशोक का, हाँ, कुषाण वंश। तो कुषाण में जितना भी राजा आया था सब क्या चलाया था? सोना का सिक्का। तो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने का किसको जाता है? श्रेय कुषाण को। ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले पढ़ा कौन? तो जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। व्यापारियों के संघ को क्या बोलते हैं? व्यापारियों के संघ को क्या बोलेंगे? श्रेणी। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? आहत सिक्का किस धातु का बना था? तांबा और चांदी। तांबा और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए? कुषाण राजा। कौन सा राजा? कुषाण राजा। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण। कनिष्क को हम किस लिए जानते हैं? किस लिए जानते हैं? बौद्ध संगति का चौथा बौद्ध संगति का संरक्षण कौन दिया था? कनिष्क दिया था। ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। चलो इसको कॉपी करो। अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में किया? तो अशोक राजा बना 269 ईसा पूर्व में। अशोक राजा कब बना? 269 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो अशोक जब अपने शासन काल के 8वें वर्ष में था, कौन से वर्ष में? तभी किस पे हमला किया था? कलिंग पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? 8वां वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 8वां वर्ष। अगला क्वेश्चन है आहत सिक्कों का प्रयोग। आहत सिक्कों का प्रयोग अभी तुरंत बताए थे आहत सिक्का के बारे में। आहत सिक्का किस धातु का बना था? आहत सिक्का किस धातु का बना था? चांदी और तांबा। चांदी और तांबा। तो ये आहत सिक्कों का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में किस सदी में हुआ? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7वीं सदी। 7वीं ईसा पूर्व। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आहत सिक्कों का वाणिज्यिक प्रयोग कब आरंभ हो गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब अगला है कुल। क्या है? कुल। कुल शब्द का अभिप्राय क्या है? कुल शब्द का मतलब होता है वंश या परिवार। क्या होता है? कुल शब्द का शाब्दिक मतलब क्या है? परिवार। कुल शब्द का शाब्दिक अर्थ परिवार। अगला है आदि पर्वन। किस ग्रंथ से संबंधित है? आदि पर्व। इसी को बोलते हैं क्या? आदि पर्व। क्या बोलते हैं? आदि पर्व। ये जो आदि पर्व है ये किस ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत। आदि पर्व किस ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत। क्या वो आदि पर्व था? आदि पर्व कितना? 18। इसीलिए इसका अध्याय क्या वो बना? 18। तो आदि पर्व किस ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत। आहत सिक्का किस धातु का बना होता था? चांदी और तांबा। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी। कहाँ लड़ा गया? कलिंग में। इसीलिए इसका नाम क्या रखाया? कलिंग युद्ध। कौन लड़ा था? अशोक। अशोक ने अपने किस शासन काल में ये लड़ा था? 8वें वर्ष में। और कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। चलो इसको कॉपी करो। वैदिक काल में गोत्र के बाहर वैवाहिक संबंध को कहा जाता था। वैदिक काल में शादी कैसे होता था? जो विवाह होता था वैदिक काल में वो एक गोत्र में होता था। ऋषि मुनि क्या बोलता था? अलग अलग गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। क्या है? एक तो गोत्र का मतलब होता था जहाँ पे सबका गाय बंधे। अगर किसी का एक अंगना में गाय बंधेगा तो आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलता था? गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर किसी का एक समान गोत्र था उसको बोला जाता था अंतर विवाह। अगर समान गोत्र में शादी हो गया तो क्या बोलेंगे? अंतर विवाह। और बाहर के गोत्र में शादी हुआ तो क्या बोलेंगे? बाह्य विवाह। क्या बोलेंगे? बाह्य विवाह। क्या बोलेंगे? बाह्य विवाह। बाहर के गोत्र में शादी को क्या बोलेंगे? बाह्य विवाह।
धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? चाहे कुछ पूछ ले, धर्म सूत्र पूछ ले, चाहे कोई ग्रंथ का नाम ले ले, तो उसमें विवाह का 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। विवाह के 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। विवाह के 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। अगला है पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? ये जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में क्या बताया गया? ब्रह्मा के पैर से कौन निकला? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला। ब्रह्मा के भुजा से कौन निकला? सैनिक निकला। ब्रह्मा के थाई से कौन निकला? वैश्य निकला। और ब्रह्मा के पैर से कौन निकला? शूद्र निकला। तो इसका जो पुरुष सूक्त है, इसका वर्णन मिलता है वो कहाँ? ऋग्वेद में। कहाँ मिलेगा? पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला है मंदसौर अभिलेख। तो अभिलेख का क्या नाम है? मंदसौर। मंदसौर अभिलेख में क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है। ये मंदसौर अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मंदसौर अभिलेख भारत के मध्य प्रदेश। मंदसौर अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मंदसौर अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है शूद्रक। एक व्यक्ति थे जिसका क्या नाम है? शूद्रक। शूद्रक द्वारा रचित किताब क्या है? या शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना क्या है? पूछेगा मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस कौन लिखा? अश्वघोष। अश्वघोष। मुद्रा राक्षस कौन लिखा? अश्वघोष। मुद्रा राक्षस कौन लिखा? नहीं, विशाखा दत्त। ठीक है ना? मुद्रा राक्षस कौन था? विशाखा दत्त। रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि जी। रामायण कौन लिखे? वाल्मीकि जी। रामायण कौन लिखे? महाभारत कौन लिखे? वेद व्यास। वेद व्यास। महाभारत कौन लिखे? वेद व्यास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस, यही मुद्रा राक्षस था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के हैं? वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? निम्न जाति के हैं। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। मृच्छकटिकम शूद्रक। मंदसौर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में लिखा गया? बुनकरों के बारे में। पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद। धर्म सूत्र में कितने प्रकार का विवाह? 8 प्रकार का। वैदिक काल में गोत्र के बाहर विवाह को क्या बोलते हैं? बाह्य विवाह। और गोत्र में विवाह को क्या बोलते हैं? अंतर विवाह। और इसमें 8 प्रकार का विवाह में एक होता था गंधर्व विवाह। कौन विवाह? गंधर्व। गंधर्व विवाह। कि गंधर्व विवाह को अभी की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह। क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह। चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातंग जातक। क्या है? मातंग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो पहले तो मातंग जातक किस धर्म से संबंधित है? तो मातंग जातक संबंधित है जैन धर्म से। मातंग जातक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और ये लिखा गया, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। इसकी भाषा क्या है? मातंग जातक किस भाषा में लिखित है? संस्कृत। अगला है स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित हैं? स्त्रियां जो है मनुस्मृति के अनुसार कितने तरीके से पैसे जमा कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितना तरीका है? 7 तरीका। स्त्रियां कितने तरीके से धन अर्जित कर सकती है? 7 तरीके से। अगला है मध्यम निकाय। क्या है? मध्यम निकाय। तो मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो मध्यम निकाय
ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। मध्यम निकाय बौद्ध धर्म। अगला है कुरु जनपद की राजधानी क्या है? कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। और इसी इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम क्या है? हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम हस्तिनापुर। तो पूछेगा कुरु जनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। ये पीटक, पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो पीटक की बात करें तो पीटक क्या को होता है? 3 को। पीटक क्या को? 3 को। कौन कौन? सूत पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। क्या है? अभिधम्म, अभिधम्म पीटक। तो सूत पीटक में क्या लिखा गया है? सूत पीटक में क्या है? गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध के उपदेश। क्या लिखा है? गौतम बुद्ध के उपदेश। इसमें क्या है? अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के दर्शन। क्या है? गौतम बुद्ध के दर्शन। पूछेगा गौतम बुद्ध का उपदेश किसमें लिखा गया है? सूत पीटक। गौतम बुद्ध का दर्शन किसमें लिखा गया? अभिधम्म पीटक। तो पीटक किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म। पीटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अगला है बुद्ध, गौतम बुद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? समकालीन का मतलब उसके समय में, जब गौतम बुद्ध थे तो उस समय कौन सा राजा था? तो मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला राजा बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। तो इससे संबंधित थे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और पीटक कितने होते हैं? 3। सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। पीटक किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। मध्यम निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्त्रियों के लिए धन अर्जन के लिए कितना तरीका बताया गया? 7। मातंग जातक किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत। चलो इसको कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन है, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिया? तो वो कौन ऐसा शिष्य था जो महात्मा बुद्ध से कहा था कि संघ में महिलाओं को भी क्या देना चाहिए? एंट्री। तो उस शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। महात्मा बुद्ध को कौन कहा था महिलाओं को भी अनुमति दे देने के लिए? आनंद कहा था। कौन कहा था? आनंद। पूछेगा बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुनी, बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? तो पहली महिला भिक्षुनी का बात करें तो इसी की सौतेली माँ, बैठो, इसी की सौतेली माँ यानी इसी की मौसी प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म में पहली महिला भिक्षुनी कौन बनी? प्रजापति गौतमी। कौन बनी? प्रजापति गौतमी। तो महिलाओं को संघ में आने का आदेश कौन दिया था? अनुमति आनंद बोला किसको? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध अनुमति दिए। तो स्तूप शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला। स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? टीला। स्तूप का संस्कृत में अर्थ क्या होगा? टीला। अगला है बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी। जो पुरातन परंपरा के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? थेरावादी। क्या कहलाते थे? थेरावादी। बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? थेरावादी।
अगला है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये एलोरा में स्थित है। कहाँ? एलोरा, अजंता एलोरा का गुफा है, वहीं पे क्या है? कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। अगला है लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात में। तो लोथल से सवाल कर लेते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे? लोथल का खोज कौन किया? रंगनाथ राव। कौन किया? रंगनाथ राव। लोथल का खोज कौन किया? रंगनाथ राव। और ये क्या है? एक तरह का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह स्थल है। प्यास कौन सा स्थल है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किस नदी? भोगवा नदी। खोज रंगनाथ राव। और ये क्या है? बंदरगाह स्थल है। चलो इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो है सिंधी भाषा का। किस भाषा का? सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। अगला है भूखे मारेंगे। चलो कोई बात नहीं। अगला है कलहन ने किस ग्रंथ को लिखा? कलहन, ये व्यक्ति का क्या नाम है? कलहन। कलहन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्या? रजत रंगिनी। क्या नाम था? रजत रंगिनी। पूछेगा रजत रंगिनी कौन लिखा? कलहन। रजत रंगिनी पुस्तक कौन लिखा? कलहन। अगला है हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला? हाथी गुम्फा में जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? खारवेल से। किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला? खारवेल का। हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो कहाँ हुआ? बोध गया। बोध गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। नदी कौन था? निरंजना नदी। कौन सा नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे। मृत्यु कहाँ हुआ था? सारनाथ में। मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? सारनाथ। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलो लिखो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। वही पूछेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। उसके बाद 22वें कौन है? 22वें अरिष्ट नेमी। 22वें कौन है? 23वें पार्श्वनाथ। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। कौन ऐसा जैन धर्म का तीर्थंकर है जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिला है? इन दोनों का वर्णन कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का वर्णन कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का स्थापना कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा धातु था? तांबा। और इसी में एक काल चालू हुआ था ताम्रपाषाण काल। अगला है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी? 16। अंगुत्तर निकाय में कितना महाजनपद का वर्णन है? 16। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था।
अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व का मतलब होता है जो हमको कहाँ से पता चले, खुदाई से। जो कहाँ से पता चले, जमीन के नीचे से क्या मिलता है, सिक्का मिलता है, जमीन के नीचे से अभिलेख भी मिला है, जमीन के नीचे से आभूषण भी मिला है। क्या कोई किताब जमीन के नीचे से मिला है क्या? तो अभी पुरातत्व का भाग कौन नहीं है, साहित्य। और सिक्का, अभिलेख, आभूषण क्या है, पुरातत्व का भाग है। लार शब्द का क्या नाम है, वेलालार। किसे कहा जाता था? तमिल साहित्य में जो वेलालार है ये बड़े जमींदार को कहा जाता था। किसको? बड़े जमींदार को। तमिल में बड़े जमींदार को क्या कहते थे, वेलालार। कुषाण शासक अपने नाम के आगे, कुषाण शासक अपने नाम के आगे क्या लगाता था? कुषाण शासक अपने नाम के आगे लगाता था सूर्यपुत्र। क्या लगाता था? भगवान का नाम लगाता था। किसका? ये लोग क्या बोलता था, हम किसके वंशज हैं, भगवान के। तो कोई भी भगवान का नाम आ जाए आगे में तो वो आ जाए तो यहाँ पे लगा देना। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो जैन विद्वान, जैन धर्म का ज्यादातर साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। अगला है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम? मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे थे? इंडिका। इंडिका कौन लिखा थे? मेगास्थनीज। मेसोपोटामिया के लेख में, मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता था कौन? इसके अभिलेख में वर्णित था एक पक्षी का नाम, जिसका नाम क्या था? हाजा पक्षी। पक्षी का क्या नाम था? हाजा पक्षी। पूछ रहा है ये हाजा पक्षी किस क्षेत्र में था? तो मेसोपोटामिया के लोग जो है मेलुहा में, कहा में? मेलुहा में बोलते थे। क्या मेलुहा में क्या पाया जाता है? हाजा पक्षी। और मेलुहा किसको बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेलुहा। क्या बोलते थे? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेलुहा। और ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये कोटन को, किसको? कोटन को क्या बोलते थे? सिंडन। क्या बोलते थे? कोटन को क्या बोलते थे? सिंडन। मेलुहा किसको बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता को। तो इसको कॉपी कर लो और आज के लिए